नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम हरियाणा पंजाब में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुख करेंगे खबरों की ओर। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर हरियाणा के पीडब्ल्यूडी मंत्री रणबीर गंगवा का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि एक देश एक चुनाव बहुत ऐतिहासिक फैसला है। बार बार चुनाव होने से देश का धन और वक्त दोनों खराब होता है। चुनाव के दौरान बीजेपी ने लोगों से एक साथ एक चुनाव का वादा किया था। उन्होंने कहा कि वादा पूरा करने के लिए प्रयास जारी है। एक साथ चुनाव होने से देश में विकास में तेजी आएगी। निश्चित तौर पर बहुत ही साहसिक और ऐतिहासिक फैसला ये देश के लिए है। एक नेशन एक चुनाव से जहां हमारा खर्चा बचेगा, टाइम बचेगा, समय की बर्बादी बचेगी, तो निश्चित रूप से जो कमिटमेंट जनता से भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने की थी, वो पूरी होने जा रही है। इसके लिए मैं जहां माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देता हूं, मैं देश के लोगों को भी बधाई देता हूं कि लगातार विकास के लिए कोई बिना बाधा के विकास हो, इसके लिए बहुत ही एक अच्छा फैसला ये वन नेशन वन इलेक्शन का है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार आई है। जब से हरियाणा प्रदेश बना है तब से पहली बार ये किसी दल की सरकार जो है तीसरी बार आई है, और निश्चित रूप से बहुत ही एक अच्छी शुरुआत है। भारतीय जनता पार्टी ने लोगों से कमिटमेंट की थी कि बिना किसी क्षेत्रवाद के, बिना किसी भेदभाव के समान विकास कराने का काम करेंगे। जहां हमारे एमएलए है और जहां नहीं भी है, 90 के 90 हलकों के अंदर माननीय मुख्यमंत्री महोदय जाएंगे और वहां की मांग जो लोगों की होगी वो मानने का काम करेंगे और उसको एक घोषणा करने का काम करेंगे, तो समान विकास पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर होगा। बहुत ही एक अच्छा फैसला माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने लिया है। उनके नेतृत्व के अंदर हरियाणा प्रदेश और ज़्यादा तरक्की करेगा। देखिए, जहाँ तक किसान आंदोलन की बात है कि हमने भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज़्यादा अगर किसी एक वर्ग के लिए कार्य किया है तो किसानों के लिए किया है। हम सारे की सारी 100 की 100% फसलें हम यहाँ खरीद रहे हैं। 72 घंटे के अंदर अंदर जो एमएसपी पे हम खरीद करते हैं वो किसान के खाते में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजने का काम करते हैं। सबसे ज़्यादा मुआवजा देने का काम करते हैं। बहुत से तथाकथित किसान संगठन ऐसे भी थे जिन्होंने ये बाद में बयान आया कि हमने कांग्रेस को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस टाइप के आंदोलन किए और उसका लाभ कांग्रेस नहीं ले सकी। तो मैं किसान भाइयों से ये ज़रूर कहूँगा कि ऐसे लोगों से ज़रूर सचेत और सावधान रहे। ये कोई राजनीति का विषय नहीं है, किसानों के हित की बात है और भारतीय जनता पार्टी हर कदम किसान के हित के अंदर उठाने का काम पहले भी कर रही है, आगे भी करेगी। जहाँ तक पंजाब का इशू है, पंजाब के प्रधानमंत्री को किसानों से बात करके उनके कोई इशू है तो उनको सोल्व करना चाहिए। वैसे तो कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने इस्तीफा देने का कहा है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष को, लेकिन मैं समझता हूँ कि कांग्रेस कोई पार्टी नहीं रह गई है, अलग अलग गुटों में बटी हुई है। अलग अलग गुट है, कोई शैलजा जी का गुट है, कोई वीरेंद्र जी का है, कोई रणदीप जी का है, हुड्डा जी का है, और इस तरीके से गुटों में बट करके वो प्रदेश की जनता का विश्वास खो चुके हैं। और जब विश्वास प्रजातंत्र में खो देते हैं तो पार्टी और नीचे जाती है। आने वाले दिनों में कांग्रेस का और ज्यादा बुरा हाल होगा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। करनाल जिले को टीबी रोग से मुक्त बनाने और टीबी रोगियों को खोजने के लिए 100 दिन तक अभियान चलाया जाएगा। अभियान में नए रोगियों को तलाशने के साथ पुराने रोगियों की जांच और दवाओं के बारे में जानकारी दी जाएगी और निःशुल्क जांच होगी। सिविल सर्जन डॉक्टर लोकवीर ने बताया कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा एक आह्वान 2025 तक देश में टीबी उन्मूलन किया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक आह्वान किया था कि भारत में जो टीबी उन्मूलन 2025 तक कर दिया जाएगा। इसके तहत ही ये प्रोग्राम शुरू किया गया। अब एक नया प्रोग्राम शुरू किया, 100 दिन का 100 डेज टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम। इसमें कि जो एक वैन तैयार की गई है एमएमयू, जिसको कि इसी कार्य के लिए चिन्हित किया गया है, और वो गांव-गांव जाकर वो मरीजों जो कि टीबी आइडेंटिफाई किए होंगे उन मरीजों की टेस्ट की जाएगी, एक्सरे किए जाएंगे। हैंड एंड एक्सरे मशीन उसी में है, और उसका लैब द्वारा जांच भी की जाएगी। और इस तरह से जब एक मरीज को ऑन द स्पॉट अगर उसका डायग्नोसिस कर दिया जाएगा तो उससे मरीज को जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। ये जो हमारे यहाँ पर जो करनाल जिले को चिन्हित किया गया था, और हमारी जो एमएमयू वैन को पंचकुला स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट द्वारा बुलाया गया था, और वहाँ से माननीय श्री जेपी नड्डा जी के जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं भारत सरकार में, उनके द्वारा ही इस एमएमयू वैन को फ्लैग ऑफ किया गया था।
और कार्यक्रम की शुरुआत कर दी गई है। इसके बाद हम यहाँ भी अपने जो हमारे यहाँ के अधिकारी हैं उनको ये आदेश दे दिए गए कि इस वैन को अच्छी तरह से हर एक प्रोग्राम बनाया जाए, कैलेंडर बनाया जाए, जिसके तहत ये हर करनाल के हर गांव में जाए और वहाँ पर जो चिन्हित मरीज जो पहले ही आइडेंटिफाई किए गए या जिनको चेक करना है उनको बाकायदा उनका डायग्नोसिस के और ट्रीटमेंट दे दिया जाए। हमारे आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री जेपी नड्डा जी ने जो 7 तारीख को पंचकुला से देशव्यापी अभियान शुरू किया है, जिसमें निक्षय शिविर योजना है, जिसमें 100 दिन तक गांव-गांव जाकर मोबाइल वैन के द्वारा मरीजों की जांच की जाएगी। और इनमें जो मरीज पुराने पहले जिनको टीबी हो चुकी है, पिछले 5 साल के अंतर्गत जिनको टीबी रही है, ऐसे मरीज जो स्मोकिंग करते थे, मतलब जिन्होंने धूम्रपान किया है, वो मरीज, जो डायबिटीज के मरीज हैं उनको मरीज, और जो भी पुराने मतलब जिनको लंबे समय से बीमार हैं वो मरीज, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा कम है 18.5 से, जिनका बीएमआई बहुत कम है, ऐसे मरीजों का जांच करके अगर जो उनके अंदर लक्षण पाए जाते हैं तो उनका उसी जगह पर मोबाइल वैन द्वारा एक्सरे करना, और अगर जो खांसी है तो उसी टाइम उनका बलगम जांच करना। अगर जो वो टीबी से ग्रसित पाए जाते हैं तो उसी टाइम उसी समय उनका इलाज शुरू कर देना, ये इस योजना का मुख्य वो है। पहचान कैसे करेंगे हम? पहचान ऐसे करेंगे, हमारे वहाँ पे स्वास्थ्य कर्मी जाएंगे गांव-गांव मोबाइल वैन के साथ, उसमें एक्सरे की एक मशीन लगी हुई है और सीबी नेट टेस्ट करने की एक मशीन लगी हुई है और एलटीवी की ड्यूटी लगी हुई है। जैसे ही वहाँ पर कोई मरीज ऐसा मिलता है, जो मैंने आपको 5-6 पॉइंट बताए हैं, तो उनको उसी टाइम मरीज से पूछा जाएगा कि आपको बुखार आ रहा है, वजन कम हो रहा है, जो भी टीबी के सिम्टम्स हैं वो पूछे जाएंगे। अगर जो मरीज कहता है हाँ है, तो उसका उसी समय एक्सरे किया जाएगा और बलगम की जांच की जाएगी। अगर जो टीबी से ग्रसित पाएंगे तो उसी टाइम उसकी दवाई शुरू कर देंगे। तो अक्सर देखा जाता है कि लोग बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करने से बिल्कुल बाज नहीं आते। हालांकि ये लोग इन जानवरों की कमाई भी खाते हैं, लेकिन फिर भी उन पर क्षमता से अधिक बोझ लादकर उन्हें कष्ट पहुंचाते हैं। कभी कभी जानवर अधिक वजन के कारण फंस जाते हैं, इसलिए चालक उन्हें भगाने की कोशिश करते हैं और कभी कभी जानवर मर भी जाते हैं। ऐसा ही मामला गुरदासपुर के जहाज चौक में देखने को मिला, जहां ओवरलोडिंग के कारण एक घोड़ा बीच सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। सामाजिक कार्यकर्ता दिनेश ठाकुर मुन्ना ने बताया कि घोड़े की लगाम पर 50-50 किलो वजन की 20 बोरी खाद की लदी हुई थी, जिसका कुल वजन करीब 10 क्विंटल था। घोड़ा भारी वजन नहीं खींच सका और उसकी काठी टूट गई, जिससे वो बीच सड़क पर गिर गया और उसकी मौत हो गई। देखो जी, ये बेजबान जानवर आ, ਇਹਦੇ weight ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਾਨ ਲੱਦਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਵਜਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਖਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦਮ ਤੋੜ ਗਿਆ। ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਾਫੀ ਬੋਰੀਆਂ ਹੀ, ਜਿਹਦਾ weight ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰੇਹੜਾ ਚਾਲਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੁਇੰਟਲ ਜਾਂ 1.5 ਕੁਇੰਟਲ ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਬੇਜਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਰ ਨਾ ਪਾਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਾਡੀਆਂ ਹੀ ਰੂਹਾਂ ਵਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੋਈ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ, ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਰੂਹ ਹੀ ਆ। ਪਰ ਬੜੀ ਦਰਦਦਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕੰਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਵਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਾਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰੈਲਾ ਵਾ, ਕਿ ਇਹ ਟਰੱਕ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਜਾਂ ਚਿੱਟੇ ਹਾਥੀ ਜਿੰਨਾ ਲੋਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਰੇੜੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਾਨਵਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਮਜਬੂਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤੁਰਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਆ ਬੇਜਮਾਨ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੇਟ ਓਨਾ ਕੀ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜੇ ਬੇਜਮਾਨ ਜਾਨਵਰਾਂ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਲਿਮਟ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਜ਼ਾ ਲਾਓ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਜ਼ਾ ਦੇ। भारतीय किसान मजदूर ने अपनी मांगों को लेकर ट्रैक्टर मार्च निकाला। ट्रैक्टर मार्च किसान चौक से शुरू होकर उपमंडल कार्यालय पहुंचा,
जहां किसानों ने तहसीलदार को अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा। शंभू और खनौरी बॉर्डर पर बैठे किसानों के समर्थन का ऐलान किया। किसान नेताओं ने कहा कि किसान एमएसपी गारंटी कानून समेत 13 मांगों को लेकर 10 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल को आमरण अनशन पर बैठे हुए 21 दिन हो चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति के नाम पत्र लिखा है, लेकिन फिर भी बीजेपी सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही। उन्होंने कहा कि किसान शांतिपूर्वक पैदल दिल्ली जाना चाहते हैं, लेकिन हरियाणा की बीजेपी सरकार किसानों को जबरन रोक रही। किसानों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। पुलिस की इस कार्रवाई में सैकड़ों किसान घायल हो चुके हैं लेकिन हमें दिल्ली नहीं जाने दिया जा रहा है। देखिए, अगली रणनीति की बात ये, हम भी आप जैसे एक आम किसान है, जो ऊपर से हमारी कॉल आती है, वो किसान नेता बड़े समझदारों का एक ही कहना है कि हम कुर्बानी देंगे और आंदोलन को जीतेंगे, शांति प्रिय तरीके से जीतेंगे। और हमारे भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना मैं ये करता हूं कि आप जितना जल्दी जाग जाएं, जितना जल्दी शांति प्रिय तरीके से इस आंदोलन में भाग लें, उतनी जल्दी सरकार दबेगी और हमारी बात मानेगी। गतिविधियां तो देखिए, देश जब आजाद हुआ था, आजादी के दौरान भी हमारे क्रांतिकारी वीर साथियों ने अपनी शहादतें दी थी, आंदोलन किए थे, तो उसी तरह से ये कंटिन्यू चलता रहेगा जब तक ये एमएसपी की गारंटी कानून की मांग जो हमारी पूरी नहीं हो जाती। धरनों के माध्यम से, छोटी मीटिंगों के माध्यम से, ट्रैक्टर मार्च के माध्यम से ये सरकार तक संदेश देना हमारा बहुत जरूरी है कि हमारी आवाज सुनो, आपने वादा किया था, उस वादा खिलाफी के विरोध में हम ऐसा करते हैं। देखिए, चुनाव हरियाणा के अंदर तो नहीं है और अभी भी चला हुआ है, पंजाब के अंदर तो नहीं है, मतलब अभी भी चला हुआ है ना, धरना प्रदर्शन तो चला हुआ है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी, चाहे 4 साल लगे, 2 साल लगे या 6 महीने लगे, तब तक ऐसे ही आंदोलन होते रहेंगे। केंद्र सरकार को कहना चाहते हैं कि आपने जो वादा किया था, सिर्फ आपने जो वादा किया था, हमारी कोई नई मांग नहीं है, आपने जो वादा किया था उसे पूरा करें, बस बात खत्म। देखिए भाई, 13 फरवरी 2024 से हमारा आंदोलन चलिया हुआ है और तकरीबन 10 महीने हो गए, 300 दिन से ऊपर हो गए। तो उस समय हरियाणा पंजाब के बहुत से किसान साथी बॉर्डरों को क्रॉस करके हरियाणा से दिल्ली में जाना चाहते थे, लेकिन हरियाणा सरकार ने ज़्यादा ज्यादतियाँ की, गोले बरसाए गए, जिसमें 433 किसान जख्मी हुए थे, 5 की आंखें गई थी और बहुत से केस हुए थे। तो उस दौरान 4 बारी भारत सरकार से वार्ता हुई, लेकिन वह निष्फल निकली। उसके बाद ये शुरू हो गया लोकसभा इलेक्शन। लोकसभा इलेक्शन के बाद फिर आंदोलन शुरू हो गया। तो खबर यमुनानगर से है, जहां एक वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिसमें युवक की मौत हो गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया। इस मामले में पुलिस अज्ञात वाहन की जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। तो अगली खबर महेंद्रगढ़ से है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। आपको बता दें कि पराली से भरे ट्रैक्टर और कार की टक्कर हो गई, जिसमें एक होटल मालिक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और एक अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। और पराली से भरे ट्रैक्टर ने मौके का फायदा उठाते हुए वहां से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामला दर्ज करा आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। ये हरीश कुमार लड़का है, इससे पहले नगर पालिका का चुनाव भी लड़ा था। हरीश कुमार इसके 3-4 होटल ऐसे कर रखे हैं। इसका पाली में एक यूनिवर्सिटी के पास एक होटल है, क्लासिक होटल से 3 व्यक्ति अपने, इनकी होंडा एमएच गाड़ी है, उसके अंदर से ही आ रहे थे। तो राम चौक के पास एक ट्रैक्टर था, उसकी ट्राली लगी हुई थी, उसके अंदर पराली भरी हुई थी, उसमें ओवरलोड व्हीकल था। उस पराली की वजह से उसने, पराली वाले ट्रैक्टर ने एकदम से पुराना गाँव की तरफ ट्रैक्टर मोड़ दिया। तेज गति से वो चल रहा था और एकदम से मोड़ दिया, तो पीछे से गाड़ी आती, तो पीछे से गाड़ी सीधी उसके अंदर ढुक गई, जिससे उसमें 3 आदमी घायल हो गए। हरीश के ज़्यादा चोट लगी, उसके साथ जो पीछे बस बैठा था उसके कम चोट लगी, और जो ड्राइवर चला रहा था, जिनका पुराना ड्राइवर है, उसकी कम चोट लगी। तीनों को हॉस्पिटल में लाया गया। पुलिस मौके पर तुरंत आ गई थी, एम्बुलेंस तुरंत मौके पर आ गई थी। डॉक्टर ने हरीश को मृत डिक्लेयर कर दिया। ये 35 साल का लड़का है, इसके 2 छोटे बच्चे हैं। पूरे शहर में, पूरे मोहल्ले में इसका लेकर शौक है। जो हुआ गलत हुआ, उस ट्रैक्टर ड्राइवर की लापरवाही की वजह से कर रहा है। बाकी तो अगली खबर कादिया गुजरा से है, जहां एक ही
जमीन के नंबर पर 2 बैंकों से लिमिट बनवाकर करीब 15 लाख की धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। आपको बता दें कि पुलिस ने व्यक्ति के खिलाफ मामला तो दर्ज कर लिया है और उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। आगे की कार्रवाई भी शुरू कर दी गई है। तो अधिकारी का बताना मतलब ये कहना है कि इस मामले में एक व्यक्ति ने एसएसपी को शिकायत की थी कि इस मामले में करीब 15 लाख की ठगी की गई है। आगे बताया कि मामले की जांच करने पर आरोपी की गलती पकड़ी गई और उनके खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया और उसे गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया गया। आरोपी को रिमांड पर लेकर पूरी गहनता से जांच की जा रही है। इस मामले में जो भी लोग शामिल होंगे उनके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। ਪਿੰਡ ਕੋਟਲਾ ਗੁਜਰਾਂ ਤੋਂ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਮੂਵ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਸਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸੰਬੰਧੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ 2 ਲਿਮਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਇੱਕ ਲਿਮਟ ਕਲਾਨੌਰ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਹ 'ਚ ਡਿਫਾਲਟਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਦੂਜੀ ਲਿਮਟ ਨੇ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਬਣਾ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ। ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੰਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਗਿਲਟੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪਈ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਜੁਰਮ 'ਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ। ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ? ਇਹ 9 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਿਮਟ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ, ਬਾਅਦ 'ਚ 9 ਲੱਖ ਦੀ ਬਣਾਈ ਉਹਨੇ ਤੇ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਗੱਲ। ਸਰ ਇਹ ਜੇ ਕੱਲਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ? ਫਿਲਹਾਲ ਅਜੇ ਤੇ ਇਕੱਲੇ ਦੀ ਆ, ਹੁਣ ਦੌਰਾਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਹੋਰ ਕੌਣ ਕੌਣ ਇਹ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਲੋਕਲ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਹੋਏ ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾर्ट ਗਿਆ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ। वहीं पंजाब में मोगा के रहने वाले एक परिवार के यहाँ काम करने वाला एक मजदूर ने सोशल मीडिया पर पंजाबी परिवार की फ़ोटो एडिट करके वायरल कर दी, जिसके बाद आरोपी परिवार से 2 लाख रुपए की डिमांड करने लगा। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। जानकारी देते हुए पीड़ित ने यह बताया कि निरंजन नामक प्रवासी मजदूर उसके घर पर नौकरी करता था। 3 महीने के बाद हमने उसे नौकरी से निकाल दिया। इसके बाद आरोपी ने उनकी सोशल मीडिया अकाउंट की आईडी से परिवार की कुछ फ़ोटो निकाल ली। उन्होंने बताया कि 7 दिसंबर को उनकी बेटी की शादी थी, जिसकी कुछ फ़ोटो उन्होंने सोशल मीडिया पर डाली थी। आरोपी ने उनकी बेटी की फ़ोटो निकालकर उसे एडिट करके लड़की की ससुराल वालों को भेज दिया। ਉਹ ਜੇ ਰੇਖਾ ਇਸਰੀ ਨਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੀ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਉਹਨੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਲਿਖਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕਰਾਇਆ। ਇਹ ਨਰਿੰਜਨ ਕੁਮਾਰ ਨਾਂ ਦਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਜੀ, ਜੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਖੇਡਦਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨੀ ਕਿ ਲੜਕੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਉਹਨੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਹ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ ਛੱਡਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਫੋਟੋਆਂ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪਾ ਦੇਣੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਦਨਾਮੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਜਾਣ ਕੇ ਧਮਕੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੁਰਾ ਲੜਕੀ ਵਸਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਹੁਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਭੇਜਾਂਗਾ। ਪਰ ਮਾਮਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਇਹ 6-7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸੀਗਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਰਖਾਇਆ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨੂੰ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਤਾ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਇਹਨੇ ਉਸੇ ਖੁੰਦਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾ ਲਈਆਂ, ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਲਾ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਫਰੋਤੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ 2 ਲੱਖ ਦੀ ਫਰੋਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਫੋਟੋਆਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰੂੰਗਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਾਮੀ ਭਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਗਾਂ ਸਾਡੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸੀ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਟੋਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਾਇਰਲ ਕਰਤੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ठीक है, तो सानू इंसाफ दिवाया जाए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। पिछले कुछ दिनों में अमृतसर कमिश्नरेट और अमृतसर ग्रामीण के अधीन पुलिस स्टेशनों के बीच अलग अलग समय पर विस्फोट के मामले सामने आए हैं। ताज़ा मामला अमृतसर के थाना इस्लामाबाद का है और जहां सुबह करीब 4 बजे धमाका हुआ। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस की टीम थाने के बाहर पहुंची और पूरे मामले की जांच कर रही है। मौके पर पहुंचे अमृतसर के पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने बताया कि अलग अलग पुलिस स्टेशनों के बीच नाकेबंदी के मामले में पुलिस ने अब तक 12 लोगों को गिरफ्तार किया है और उनसे गहनता से पूछताछ की जा रही है। ਆਪਾਂ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠੇ ਆ ਐਸਐਚਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਬੜਾ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਰਾਉਂਡ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਸਿੰਪਲ ਕਿ
ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ 10 ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫੜੇ ਸੀ ਔਰ UAPA ਦਾ ਅਨਲੌਫਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹੀ ਜਿਹੜਾ ਮੋਡਿਊਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸੈਟਬੈਕ ਲੱਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਫੜੇ ਆ ਜੰਡਿਆਲਾ ਗੁਰੂ ਦੇ, ਦੋਨੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਇੱਕ ਜੁਵੀਨਾਈਲ ਆ ਲੜਕਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਦੱਸੇ, ਦੂਜਾ ਜਸ਼ਨਪ੍ਰੀਤ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਇਸ ਸਾਰੇ ਹਰਕਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਡੈਸਪਰੇਸ਼ਨ 'ਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਜਾਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਿਕੰਜਾ ਕਾਫੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਫੜਨ ਵਾਲੇ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਮੋਡਿਊਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲੜਕਾ ਹੈ ਆਵਾਨ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵਾਂਟਡ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਚ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀਗੀ। ਅਮਨ ਖੋਖਰ ਨਾਮ ਦਾ ਲੜਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵਾਂਟਡ ਆ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2-3 ਜਣੇ ਹੋਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ टारगेट पे ने और जल्दी उन्होंने ਅਸੀਂ अरेस्ट करांगे। वहीं नगर काउंसिल बलाचौर चुनाव में वार्ड नंबर 4 के उम्मीदवार प्रवीण पुरी के पक्ष में प्रचार करने के लिए भाजपा उपाध्यक्ष सुभाष शर्मा और भाजपा जिलाध्यक्ष राजविंदर सिंह लक्की पहुंचे, जहां उन्होंने चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया और अपने प्रत्याशी के लिए लोगों से वोट की अपील की और वार्ड की हर समस्या का समाधान करने के लिए अपने उम्मीदवार को सक्षम बताया। अगली खबर पानीपत से है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हो गई, जिसमें CIA 1 स्टाफ के सब इंस्पेक्टर को गोली लग गई, जिसमें पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए आरोपी पर फायरिंग किया और जिसके बाद पुलिस ने 4 युवकों को पकड़ा। पुलिस ने बताया कि पकड़े गए युवक में से एक युवक ने मिठाई शॉप के मालिक से रंगदारी भी मांगी थी और रंगदारी न देने पर उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। अगली खबर सिरसा से है, जहां जिला पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक नशा तस्कर को गिरफ्तार किया है। पुलिस का लगातार नशा तस्करों पर शिकंजा कसने के लिए अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत पुलिस की धरपकड़ जारी है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर लाखों रुपए की नशे की खेप बरामद की और युवक को गिरफ्तार किया। तो हरियाणा पंजाब में फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।